इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों, भाई देखो मैं बता रहा हूं, अगर रियल मैड्रिड को और एक महीने का छूट दे दी, ठीक है, अगर रियल मैड्रिड को और एक आधे महीने की छूट दे दी ना ट्रांसफर मार्केट में, तो एक क्लब कहेंगे ये प्लेयर नहीं खरीद रहे, ये अगवा कर रहे हैं, अगवा, तुम समझ रहे हो ऐसी। अबे क्या अंबानी ने रिलायंस में शेयर होल्डिंग दे दी क्या? कौन से इजिप्ट के कहीं निकल गया कुत्ता? मैं बता रहा हूं यार तुमको, बिपाशा बासु फेरेरा फेरी में किसी का कुछ पैसा डबल करके गई हो ना गई हो, लेकिन पेरेस का पैसा डबल कर दिया यहाँ पर, तुम समझ रहे हो। हम ऑलरेडी 4 प्लेयर खरीद चुके हैं। हम कोनाते को लिया है, हम डमफ्रीज को लिया है, हम कुकुरेया को लिया है, बर्नार्डो सिल्वा को लिया है, आज डेविड ओनस्टीन ने यहां पर एक के बाद एक। ऐसे बहुत रेयर होता है कि रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग भाई ऐसे दबा एक्सक्लूसिव डालते हैं, लेकिन फटाफट फटाफट काम हो रहा है। इतनी जल्दी काम अगर किसी देश के शिक्षा मंत्री को आया था तो बात कुछ और ही होती फिर। लेकिन तुम समझ रहे हो, यहां पर सबसे पहले डेविड ऑनस्टीन ने यह चीज क्लैरिफाई कर दी कि अभी तक रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी आपस में बातचीत नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये चीज कंफर्म किया है कि अब तुम फॉर्मली मान सकते हो कि रियल मैड्रिड रोड्री को साइन करने के लिए अब काम पे लग चुकी है। यानी कि जितना भी होमवर्क है, और इसका मतलब ये होता है कि मैनचेस्टर सिटी आने वाले एक हफ्ते के अंदर रियल मैड्रिड की तरफ से एक ऑफर एक्सपेक्ट कर रही है। और तुम अगर थोड़ा सेंस बनाओगे ना, रोड्री का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगली साल खत्म हो जाएगा। बहुत टाइम से मैनचेस्टर सिटी उसके सामने टेबल पे एक ऑफर रख चुकी है, जो कि अभी तक रोड्री ने यहां पर साइन नहीं किया। इसका मतलब कुछ और नहीं, सिंपल सा है कि वो रियल मैड्रिड के ऑफर का वेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं रोड्री पे थोड़ा सा और बात करूं, हमको उससे भी ताबड़तोड़ खबर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि यार सब्जी मंडी पे भाई रियल मैड्रिड यहां पर 100 मिलियन का पैकेज ऑफर दे चुके, जिसको खैर लाइप्जिग ने रिजेक्ट में कर दिया है। डियामोंडे की खबर लिटरली नहीं थी। आई डोंट नो। अब यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने बताया है, और आई थिंक यहाँ पर एक और स्पेनिश जर्नलिस्ट है जिनका मैं नाम भूल गया, आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन उन्होंने यह चीज कहा है कि इस पे बहुत हफ्तों तक रियल मैड्रिड अपना होमवर्क कर रही थी। अब डियामोंडे के रिगार्डिंग मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ कि आज से 3 साल पहले भाई हमारे यूएसए में खेल रहे थे। अबे 1 साल पहले तो लिगनेस से लाइप्जिग आए, लेकिन यहां पर 12 गोल और 9 असिस्ट के साथ बुंदेसलीगा में इट इज वन ऑफ द प्राइम टैलेंट्स टू स्काउट। ये वो प्लेयर है जिसने पूरे बुंदेसलीगा में, जहां पर ओलिसे खेलता है, लुइस दियास खेलता है, तगड़े तगड़े प्लेयर खेलते हैं, वहां पर इसने सबसे ज्यादा टेक ऑन किया, क्वालिटी क्वांटिटी। पर क्या मैं मान के चले कि आई थिंक रियल मैड्रिड को समझ में आ चुका है कि माइकल ओलिसे इज नॉट कमिंग टू रियल मैड्रिड। क्या ये समझ चुके हैं कि अगर ओलिसे वाले फड्डे में वो पड़े तो बायर्न उनको लिटरली चूस लेगी सारा। 19 साल का डियामोंडे के लिए 100 मिलियन का पैकेज दे दिया। यहां तो रोड्री की तरह वो होमवर्क नहीं कर रहे, दे दिया और रिजेक्ट भी हो गया। अब तुम कहोगे यहां पर लाइप्जिग ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उससे समझना पड़ेगा कि ये डील ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि अगर तुम इसका थोड़ा होमवर्क करोगे तो अभी तक ये बात थी कि मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल भी डियामोंडे को साइन करना चाहती थी, लेकिन डियामोंडे के पास कोई ऑफर नहीं था। मतलब ये 2 क्लब्स की तरफ से पूरी इंक्वायरी थी, इंटरेस्ट भी था, आप कह सकते हो कि छुई मुई था, पर ऑफर नहीं था। ऑफर सिर्फ पीएसजी का था, और पीएसजी 120 और 130 मिलियन की जो वैल्यूएशन है, जो कि लाइप्जिग पकड़ के बैठी है कि ना, और तुमको पता ही है बुंदेसलीगा क्लब्स का, है ना, अगर बायर्न आती है तो झुक जाते हैं, और अगर यहां पर कोई और क्लब आता है तो उनको झुकाने की कोशिश करते हैं। ये तुम डॉर्टमुंड के साथ देख लो, कि किसी के साथ भी देख लो यार, तुम किसी के साथ भी देख लो। अगर लाइप्जिग यहां पर डियामोंडे को सेल करने में सक्सेसफुल हो गई तो डियामोंडे यहां पर लाइप्जिग की हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, क्योंकि यहां पर जो 2 हैं वो है यहां पर शेस्को, जो कि 76-80 मिलियन में गया था, और उसके बाद ग्वार्डियोल, यानी कि ग्वार्डियोल पहले आता है, जो कि 90 मिलियन में गया था मैनचेस्टर सिटी। पर पीएसजी यहां पर पैसा देने से मना कर रही है, विच ब्रिंग्स मी बैक टू द स्क्वायर वन, कि रियल मैड्रिड ने ऑफर दे दिया है, रिजेक्ट हो गया है, लेकिन दोनों के वैल्यूएशन के बीच में, यानी कि जितना लाइप्जिग मांग रही है और जितना रियल मैड्रिड ने ऑफर दिया है, उसमें मात्र 20 मिलियन का, तुम समझ रहे हो कितना अनप्रेसिडेंट, एकदम ऐसे काम किया है यहां पर रियल मैड्रिड ने। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले कि रियल मैड्रिड, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, विनीसियस जूनियर, जोसे मूरिन्हो, डियामोंडे 19 साल का, व्हाट हैपेंस टू ब्राहिम दियाज, रोड्रिगो, एक एक करके मैं समझा देता हूं। सबसे पहले ब्राहिम दियाज चाहता है कि वो रियल मैड्रिड में रुके, पर मेरे को लगता है कि अगर डियामोंडे को ये लेके आ रहे हैं तो ब्राहिम दियाज का फ्यूचर तो रियल मैड्रिड में नहीं है। उसके ऊपर से रोड्रिगो है यहां पर रोड्रिगो से बहुत अलग है डियामोंडे। इट इज लाइक प्रॉपर राइट विंगर,
यस, यहाँ पर आइवरी कोस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड कप में डियामोंडे लेफ्ट विंग पे भी था, पर लेफ्ट विंग अनडिस्प्यूटेड है, विनीसियस जूनियर खेलेगा वहां से, ठीक है। विनीसियस जूनियर 2.0 आ चुका है भाई, वो कर रहा है, वो अपनी गुद्दी बुद्दी सही कर रहा है अपनी, उन्होंने मूछे दाढ़ी वाड़ी उगा रखी है भाई, वो अलग लगेगा वो, अब नहीं लड़ेगा कोई उससे ला लीगा में भाई, अब तो वडील हो गया, अब मैच्योर हो गया, पता है, अब प्यूबर्टी हिट कर दिया यहाँ पर विनीसियस जूनियर ने। लेकिन आई थिंक पर्सनली यहां पर मेरे को लगता है कि इस डियामोंडे वाले फैक्टर में मूरिनियो का बहुत बड़ा रोल है, और रॉड्री से 5 गुना ज्यादा बड़ा रोल है। इसके पीछे मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पर्सनली रियल मैड्रिड यंग प्लेयर्स पे जाती है, कामाविंगा, चुआमेनी, आप कह सकते हो एंड्रिक, यहाँ पर आप गोंजालो गार्सिया, ये सारे यंग प्लेयर्स वो लेके आती है, नर्चर करती है, ठीक है। गोंजालो गार्सिया तो खैर अकेडमी का ही है, पर यहाँ पर जो फिलॉसफी रहती है रियल मैड्रिड की वो ये है कि अगर हम यंग प्लेयर लेके आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, यंग प्लेयर में इन्वेस्ट करेंगे, नर्चर करेंगे और यहीं पर ही गैलेक्टिको को बनाएंगे, अनटिल एंड अनलेस यू आर जूड बेलिंगम, ठीक है। पर डियामोंडे के लिए अगर जोसे मोरिनो ने यहां पर बात डाली है, अगर उसके लिए वैलिडेट किया है कि नहीं भाई लेके आ, हमको ये प्लेयर चाहिए ही चाहिए, तो मेरे को लगता है कि फिर रियल मैड्रिड सोच रही है कि ठीक है यार, इस पे खर्च कर ही देते हैं। अब मेरे को लगता है कि 120 मिलियन बहुत ज्यादा है, पर अगेन मेरे को आज भी याद है ओलिसे टू रियल मैड्रिड वाले वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि ओलिसे जैसा प्लेयर यहां पर अवेलेबल ही नहीं है, राइट विंगर की मार्केट खत्म है बिल्कुल, और जो है वो अपने क्लब में इतना सेटल्ड है कि रियल मैड्रिड अगर उनको हिलाने के चक्कर में भी आएगी तो यहां पर उनका एग्जिस्टिंग क्लब तोड़ देगा। कौन है इस समय राइट विंगर? इफ यू विल गोना से दैट इट इज उस्मान डेम्बेले, आना मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर है। देन इट कम्स टू लमीन यमाल, फिर आपके पास ओलिसे आता है ना, अगेन बायर्न म्यूनिख लगी पड़ी है 250 मिलियन दे दो, 300 मिलियन दे दो, देन यू कम टू डियामोंडे। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यस, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल ने यहां पर इंक्वायरी करी थी, पर इसी समर में लिवरपूल ऑलरेडी 100 मिलियन का बिड प्रिपेयर कर रही थी, पर दिया नहीं। लिवरपूल मानती थी कि साला को सक्सीड अगर करवाना है तो यहां पर डियामोंडे उसके लिए एक परफेक्ट प्लेयर है, एंड आई थिंक रियल मैड्रिड इसी अपॉर्चुनिटी को देख रही है और लपेट रही है। जैसे मैंने तुमको कहा कि शायद से यहाँ पर अंबानी ने रिलायंस कंपनी में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग वगैरह दे दी है, या फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पर E20 गाड़ियाँ जो है इथेनॉल ब्लेंडेड, वो अब यहाँ पर रियल मैड्रिड को मिल चुकी है। पर भाई विच ब्रिंग्स मी बैक कि रॉड्री, अब आई थिंक डियामोंडे के लिए अगर यहाँ पर आपने 100 मिलियन दे दिया है, तो अब इसका एक खामियाजा ये है कि मैनचेस्टर सिटी को पता है कि इनके पास पैसा है, तो क्यों ना वो भी रॉड्री के लिए मुंह फाड़ के मांगे। मैंने तुमको बताया था पिछले वीडियो में कि रॉड्री को लेके उनका 100 मिलियन का प्राइस टैग है, मड्रिड नहीं देगी, मड्रिड कुकुरेया जितना ही देगी, दैट इज 50-60 मिलियन के आसपास। अब प्लस पॉइंट यहां पर ये है कि डिस्पाइट मैनचेस्टर सिटी को भले ही ये पता हो कि इनके पास पैसा है तभी तो मजा के दे रहे, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहां पर मैनचेस्टर सिटी की प्रॉब्लम यह होगी कि रॉड्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ही नहीं कर रहा, ऊपर से यहां पर रॉड्री का सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, तो वो एज अ फ्री एजेंट भी जा सकता है। और मैनचेस्टर सिटी एक ऐसा क्लब है जो भले 20-30 मिलियन का घाटा ले लेगा पर किसी को फ्री एजेंट के तौर पे जाने देगा नहीं, ठीक है। ऑलरेडी वो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को लूज कर चुके हैं, वो जॉन स्टोन्स को लूज कर चुके हैं, और यहाँ पर पेप गार्डियोला तो जा ही चुका है, तो रॉड्री के साथ मेरे को लगता है वो खेल नहीं करेंगे। वो यहाँ पर रॉड्री से कहेंगे भाई ठीक है, तू रियल मैड्रिड का ऑफर आने दे, अगर वो 50-60 मिलियन का आता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई ऐसा होता है इन बड़े क्लब्स में, ऐसा होता है कि इतना कम भी ऑफर ना आए कि बेइज्जती ही लगे कि भैया यहाँ पर 15 मिलियन दे दिए, और इतना ज्यादा भी नहीं आए कि ऑफर ही कभी ना आए कि आप 100 मिलियन का प्राइस टैग लेके बैठे हुए। पर जिस तरीके से रियल मैड्रिड, मतलब तुम समझ रहे 6 प्लेयर हो जाएंगे, मूरिनियो एट द हेल्म ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऑलरेडी यहां पर जूड बेलिंगम टॉप ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस में आ रहा है, विनीसियस जूनियर नया वर्जन में आया है, किलियन एम्बापे है, ठीक है। ऑलरेडी हम यहां पर डिफेंस को रीइंफोर्स कर चुके हैं, जो गैलेक्टिको वाली वाइब है वो यहां पर पूरी तरीके से वापस आ चुकी है, और माहौल भी इस समय अल्ट्रा पॉजिटिव बताया जा रहा है रियल मैड्रिड के खेमे में। क्या ये डील जरूरी? आई थिंक दैट्स अ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट वीडियो, जहां पर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कौन सी डील यहां पर बहुत ही बढ़िया है। डियामोंडे के साथ रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी यंग प्लेयर, रियल मैड्रिड में मेंटालिटी का जो पूरा का पूरा प्रेशर होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। पर अगेन आइवरी कोस्ट के साथ ही इज अ एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ विंगर। राइट विंगर की मार्केट नहीं है, राइट विंग एक ऐसी चीज है जिस पर रियल मैड्रिड ने फोकस भी किया है, फोकस भी नहीं किया है, अनफॉर्चुनेट रहे विद रॉड्रिगो, ब्राहिम दियाज ने करा है, और ऊपर से मैं कहूंगा कि यहाँ पर मैनेजर्स भी ऐसे आए जिनका सिस्टम इस तरीके से खेलता है कि वो यहाँ पर राइट विंग को हमेशा सैबोटाज करते हैं, क्योंकि लेफ्ट विंग और स्ट्राइकर की एक ऐसी पोजीशन है जो कि दो चीजें, अनडिस्प्यूटेड भी, और आप यहाँ पर डिफेंसिव फ्रेटर्निटी डाल भी नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डाल सकते। क्या मूरिनियो उस चीज को चेंज करना था? और मैंने क्यों कहा कि रॉड्री की एक ऐसी डील है जिसमें मेरे को लगता है कि मूरिनियो ने कहा था कि मेरे को रॉड्री वाला बंदा चाहिए,
आई डोंट थिंक, क्योंकि उसने चुआमेनी को मान के रखा था, पर रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है जो कि मैड्रिड को ये पता है कि यार अगर ये प्लेयर इतना डेस्परेट है, वर्ल्ड कप जीत के आया है, ये सब है, ये हमारी ड्रेसिंग रूम की मेंटालिटी को ठीक कर देगा। अगर यहाँ पर ये अपना बैलेंड और आधा आधा बांट लेता है तो ठीक है, उस पर ही बात करेंगे। पर आई थिंक कल्चरली रॉड्री एक्सपीरियंस सब जीत चुका है। आई थिंक एक ऐसे ड्रेसिंग रूम में जो कि यंग भी है, बहुत वॉलेटाइल भी है, तुमको पता है यहाँ पर थप्पड़ पड़ चुके हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर रॉड्री वुड बी अ फिट, अगर कोई 2024 का कोई देजावू ना हो। और अगर डियामंडे की बात करें तो यहाँ पर तो मुरीनियो का पूरा पूरा हाथ मेरे को लग रहा है। प्रूवन प्लेयर नहीं कह सकता, पर पोटेंशियल टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, ओलिसे वाले लेवल पे पहुंचने वाला वर्ल्ड पोटेंशियल है। अगेन, अब पोटेंशियल को वो रिकूप करेगा, रियल मैड्रिड उसके लिए जगह है या नहीं है, क्या लाइप्जिग यहाँ पर दूसरा ऑफर, मेरे को लगता है कि दूसरा ऑफर जो भी होगा रियल मैड्रिड एक्सेप्ट करवा देगी यहाँ पर लाइप्जिग से। क्या यहाँ पर कोई उसको रिकूप कर सकता है, देखो दैट रिमेन्स टू बी सीन। पर अगर मैनचेस्टर सिटी के खेमे की बात करें तो रॉड्री को खोना या ना खोना आई थिंक अब उनके हाथ से बाहर निकल चुका है। क्योंकि अगर आपका ऑफर इतनी टाइम तक पड़ा हुआ है और आपका टॉप प्लेयर या फिर मैं कहूँ द बिगेस्ट प्लेयर अपार्ट फ्रॉम अर्लिंग हालैंड अगर उसको साइन नहीं कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि वो जाने की ही उसकी मंशा है। आई थिंक एलियट एंडरसन को वो ले चुके हैं। इसके साथ अगर वो कर सकते हैं तो वो ये है कि वो ब्रूनो गमारिश की डील को हाईजैक कर सकते हैं, जो कि आर्सेनल जाता हुआ दिख रहा है। पर अभी इट्स लाइक वेरी रफ। रियल मैड्रिड बहुत स्विफ्टली मूव कर रही है, बहुत क्लैरिटी के साथ मूव कर रही है, और ये चीज मेरे को खुशी भी दे रही है। पर एट द सेम टाइम ये पता है, तुम समझ रहे हो ना, रियल मैड्रिड के साथ इतनी क्लैरिटी, इतनी बुद्धिजीवियों की तरह ये जो काम कर रहे हैं, तो डर भी लगता है पर बहुत खुश भी हूं मैं। दे हैव अ प्लान, क्योंकि मुरीनियो ने एकदम बोला कर दिया काम, स्विफ्ट है। आप अगर ये दो प्लेयर आ गए, आई थिंक रीसेंट हिस्ट्री में 21st सेंचुरी की रियल मैड्रिड की वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडो होगी अपार्ट फ्रॉम 2009। ये उस लेवल की ट्रांसफर विंडो हो जाएगी। परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, देखो यार ये सब कुछ कह नहीं सकता, पर आपने जो होमवर्क करना था वो आपने कर दिया। एक भी मूव अब हमारे दद्दू पेरेज भाई अब गलत नहीं कर रहे। खैर, यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। डियोंग की कंट्रोवर्सी मैंने तुमको समझाई थी, पर डियोंग ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पे आके इसको क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बार्सिलोना भी यहां पर देखो अंदर अंदर बार्सिलोना भी सपोर्ट कर रही है, बाहर से मैं अंदर बाहर से सपोर्ट कर रही है, अंदर अंदर का भी कुछ कह नहीं सकते क्या चल रहा है, क्या डियोंग को सेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज अब कंफर्म होती हुई दिख रही है कि यूलियन अल्वारेज वाला मामला पूरी तरीके से ठंडा पड़ रहा है। भले ही योआन लेपोर्ता ने बोला हो कि भैया यूलियन अल्वारेज के लिए हमने ऑफर डाल रखा है, उनके पास एक डेडलाइन है जो मैंने तुमको पिछले एपिसोड में बताई थी कि 31 जुलाई वो डेडलाइन है। आई पर्सनली थिंक कि यूलियन अल्वारेज अब बार्सिलोना नहीं जाएगा, अपार्ट फ्रॉम एक लास्ट मिनट कुछ कूप हो जाए। एथलेटिको मैड्रिड का स्टैंड अभी भी यही है कि वो बार्सिलोना, देखो उनका कुछ, मैं हम तुमको नहीं बेच रहे, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नॉट फॉर सेल, वो कह रहे तुमको नहीं बेच रहे। वो यहाँ पर यूलियन अल्वारेज को आर्सेनल के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, ठीक है। रिपोर्ट्स है ग्योकेरेस उधर चला जाएगा, पर अभी के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि आर्सेनल इज द मोस्ट प्रोबेबल डेस्टिनेशन जो कि यूलियन अल्वारेज को साइन करती हुई दिख रही है। क्लब लेवल पे तो ठीक है, पैसा कमा, एक टीम पैसा खर्च कर देगी, एक टीम पैसा कमा लेगी, प्लेयर चला जाएगा। अबे पर यूलियन अल्वारेज को तो बार्सिलोना जाना था, तो यूलियन अल्वारेज को समझना पड़ेगा। पर अगर आर्सेनल भी भाई प्रीमियर लीग चैंपियंस है, प्रीमियर लीग है, तुमको पता ही है यहाँ पर कि हाइप होती है, ग्लोरी है, और ला लीगा और प्रीमियर लीग अगेन, या तो फिर आप बार्सिलोना रियल मैड्रिड ज्वाइन करो, या फिर अगर आप किसी और से, तो प्रीमियर लीग इज नॉट दैट बैड ऑफ एन चॉइस। पर इसी के साथ यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो ये है कि ब्राजील नेशनल टीम इस समय इंडिया में आने की तैयारी कर रही है, और वो भी एज सून एज अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो मामला देख रहे हो, सितंबर में शायद से ब्राजील नेशनल टीम का एक ऑस्ट्रेलिया में गेम है, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया के अक्टूबर फर्स्ट वीक इंडिया में एक मैच खेलने की तैयारी चल रही है। ब्राजील नेशनल टीम, विनीसियस जूनियर वगैरह सब तुमको पता है। यहाँ पर आई थिंक 22 सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक इंटरनेशनल ब्रेक होगा, जहाँ पर नेशंस लीग भी होगा, बड़े भैया वगैरह सब खेल रहे होंगे। लेकिन ब्राजील टीम की बात करें तो वो तो यहाँ पर इंडिया में आने की तैयारी कर रही है। ओपोनेंट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, कंफर्मेशन अभी भी नहीं आई है, लेकिन द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया सब ने कंफर्म कर दिया है कि ब्राजील की मंशा तो है। और अपार्ट फ्रॉम अर्जेंटीना, अगर अपने बंगाल की बात करें, अपने नॉर्थ ईस्ट वगैरह की बात करें, या फिर ओवरऑल इंडिया बात करें, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को लगता है किसी नेशनल टीम को मिलता है तो वो ब्राज़ील ही है। तो यू कैन से कि अर्जेंटीना का नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। देन यू हैव दैट मेसी, रोनाल्डो, और पोर्चुगल भी आप कह सकते हो। पोर्चुगल का अगेन मेरे को इतना नहीं पता कि उधर कितना है, पर ब्राज़ील, नेमार वगैरह आई थिंक ये तो मैसिव है। तो भाई देखना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा यार, भाई मज़ा आ जाएगा। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद इनको ये चीज़ समझ में आ गया कि इंडिया पोटेंशियल मार्केट तो है। पूरे दुनिया को पता है कि इंडिया एक पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास मार्केट है, सिवाय इंडियन लोगों के।
लगा शिक्षा मंत्री के साथ इसका भी ले लो भाई इस्तीफा। खैर, बात करते हैं इसी के साथ इटली नेशनल टीम की। तो जो चीज अनप्रेसिडेंटेड लग रही थी वो अनप्रेसिडेंटेड ही बन के रह गई, क्योंकि पेप गार्डियोला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना बेटा, देखो अब यहां पर बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल रीजन नहीं है, पर ये बताने से पहले जो मैं पढ़ रहा था वो ये था कि इटली 10 मिलियन के आसपास को ऑफर कर रही थी सैलरी, पेप गार्डियोला 20 मिलियन की सैलरी मांग रहा था। अब यहाँ पर माल्दिनी जो कि FIGC के टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम तो देखो कार्लो एंसेलोटी से ही बात कर रहे थे, ब्राजील से बात कर रहे थे एंसेलोटी के रिगार्डिंग, लेकिन वो कंफर्म है कि वो 2030 के वर्ल्ड कप तक वहाँ रहेगा, अगर उससे पहले कुछ ऊपर खापड़ ना हुआ हो। अब यहाँ पर जो नया मैनेजर है वो है आंद्रेया पिर्लो, और पिर्लो की कोचिंग स्टाइल किसी को अगर पता है तो हमें तो पता ही है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो मैनेजर रह चुके 2019 में एज अ यूवेंटस मैनेजर। पिर्लो बहुत मतलब अगेन देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बहुत बड़ा जो पॉजिटिव होता है वो ये होता है कि भैया देखो पिर्लो इटालियन फुटबॉल का मास्टर रह चुका है, कैप्टन है, ग्लोरी है, हर चीज़ रही है उसके पास, तो अगर किसी को बेहतर पता होगा तो पिर्लो ही है। पर गटूसो का भी साथ यही था, पिर्लो के साथ भी यही होने वाला है। ऐसा मेरे को लगता है कि एक ऐसा मैनेजर चाहिए था इटली को जो ग्राउंड ब्रेकिंग लेवल पे कुछ कर सके, कुछ फोड़ दे। पिर्लो इज अ वेरी सेफ बेट, और इटली ने एक बार फिर से सेफ बेट ही खेल ली। ठीक है, आई पर्सनली थिंक दैट देर स्टिल गोना डू प्रिटी मच गुड। ठीक है, अच्छा कर देंगे, पर इटली को दो चीज करनी थी, एक ऐसा मैनेजर जो कि दबाव बना सके। पेप गार्डियोला, आप कह सकते हो गार्डियोला ने सब चीज अचीव कर ली, द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम आर्ग्यूबली। ठीक है, अगर इफ नॉट ऑलरेडी ही इज द बेस्ट। पर आई थिंक पेप गार्डियोला के साथ ये चीज है कि उसके टैक्टिकल को आप एक बार साइड कर दो, वो एक ऐसा ऑरा है जिसकी चलेगी। जैसे आप जर्मन नेशनल टीम में जोचिम लो बहुत बढ़िया था भाई, उसके अंडर वर्ल्ड कप जीती जर्मनी। आप यहाँ पर हंसी फ्लिक की बात करो, ऑरा नहीं चला। आप यहाँ पर जूलियन नंगा सेल्समैन की बात करो, ऑरा नहीं चला। ठीक है, पर आप जर्गन क्लॉप की बात करो, ऑरा कैसे नहीं चलेगा? कुत्ता बना देगा वो, घोड़ी बना देगा वो। तुम समझ रहे हो आप, ऐसा मामला है। पर दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप तुमको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले एपिसोड में हम लोग अपने 5 गिव अवे के विनर हैं अनाउंस कर देंगे, और उसी में गिव अवे भी करेंगे। तो डू मेक श्योर कि आप इस चैनल पे स्टे ट्यून रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू।